दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान की इस क्लास के अंतर्गत पढ़ा था संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। और हमने देखा था कि संघात्मक शासन का आदर्श घर कौन है, उसका जन्म कहाँ हुआ, एकात्मक शासन का जन्म कहाँ हुआ और इस शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। और आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली को अगर देखें तो इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी उसी के परिणाम स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली का विकास हुआ। संसदीय शासन प्रणाली जो इंग्लैंड में प्रचलित है, वहाँ पर संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत कार्य करता है, अर्थात संसद परम संप्रभु है। संसद जिस कानून को बना देती है उसे न्यायपालिका भी चैलेंज नहीं कर पाती। जबकि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया उसमें दोस्तों संसदीय संप्रभुता के बजाय संविधान की संप्रभुता को अपनाया गया। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी कार्य करता है। तो आइए बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है। वास्तव में कार्यपालिका व विधायिका के संबंध के आधार पर संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो अमेरिका में प्रचलित है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अर्थात अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आदर्श घर जो अमेरिका में है, वहाँ का राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति सहित मंत्रिपरिषद, वह विधायिका के किसी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में आप देखते हैं भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र क्या है? दोस्तों, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? संसदीय शासन प्रणाली की जन्म इंग्लैंड में 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई उसी के परिणाम स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। संसदीय शासन प्रणाली जो अमेरिका में प्रचलित है, वहाँ पर संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत कार्य करता है, अर्थात संसद जो है वह संप्रभु है, जबकि भारत में संविधान संप्रभु है। एक विचारक हैं डी लोम्ब महोदय कहते हैं, इंग्लैंड में संसद इतनी निरंकुश है कि एक स्त्री को पुरुष और एक पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सारे कार्य कर सकती है। कहने का आशय ये है, डी लोम्ब महोदय कह रहे हैं कि स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने का कार्य ईसा मसीह करते हैं और ईसा मसीह के कार्य को छोड़ के इंग्लैंड की संसद दुनिया के सारे कार्य कर सकती है, अर्थात वह परम शक्तिशाली है। और दोस्तों, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई वो वास्तव में ब्रिटेन से आया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से आया है? ब्रिटेन से। किंतु यहाँ मतलब भारत में संविधान संप्रभु है, जबकि ब्रिटेन में वहाँ की संसद संप्रभु है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत वास्तव में भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट के तहत शुरू हुई थी। और इस संसदीय शासन प्रणाली में दोस्तों सामूहिक रूप से कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है।
सवाल पूछा जाता है संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता कि जो कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए यह सामूहिक उत्तरदायी और व्यक्तिगत उत्तरदायी का सिद्धांत कार्य करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत उत्तरदायी का तात्पर्य यह है कि एक मंत्री के विरुद्ध व्यक्तिगत तौर पे अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देना पड़ता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी। तो संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। मतलब एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का मतलब है संपूर्ण सरकार के विरुद्ध अविश्वास। तो दोस्तों इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायी सरकार के रूप में कार्य करती है, और इस प्रणाली में मंत्रिमंडल का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए इसे प्रधानमंत्री शासन या वेस्टमिनिस्टर शासन प्रणाली भी कहते हैं। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में वास्तव में 2 मुखिया तैनात होते हैं राष्ट्र में, और वो जो 2 मुखिया होता है, एक राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान या औपचारिक प्रधान या इसे प्रतीकात्मक या नाम मात्र का प्रधान कहते हैं। जैसे इंग्लैंड में सम्राट और भारत में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, ये संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। इनका कार्य क्या होता है, इन्हीं के नाम पे सारे देश में संधि समझौते सारे कार्य होते हैं, लेकिन ये वास्तविक शक्तियों का उपभोग नहीं करते हैं। वास्तविक शक्ति का उपभोग दूसरा कोई करता है। कौन करता है देखते हैं। दूसरा जो प्रधान होता है राष्ट्र का वास्तविक प्रधान, और ये राष्ट्र का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो दोस्तों यही वास्तविक प्रधान जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, यही राष्ट्र के संवैधानिक प्रधान की शक्तियों का उपभोग करता है। तो इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्र का वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद होता है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यही औपचारिक प्रधान की सारी शक्तियों का औपचारिक रूप से प्रयोग करता है। प्रयोग यही करेगा, नाम राष्ट्र के औपचारिक या संवैधानिक प्रधान का होगा। तो दोस्तों इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार का स्वरूप होता है, कार्यकाल होता है, वह निश्चित नहीं होता है। कहने का आशय यह है कि जब तक बहुमत होता है तब तक सरकार चलती है, जैसे ही बहुमत समाप्त हो जाता है सरकार ध्वस्त हो जाती है। तो इस तरह उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, और जो विधायिका जो कार्यपालिका होती है उससे विधायिका बार बार संसद में सवाल पूछकर नियंत्रण लगाती है। तो इस तरह से दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व के साथ साथ जिम्मेदारी का भी गुण प्राप्त देखा जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अगर देखें तो दोस्तों अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्म अमेरिका में माना जाता है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इसमें कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कहने का आशय है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है। मतलब जो मंत्रिपरिषद बनी होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, वो मंत्रिपरिषद विधायिका का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति
अपने पसंदीदा व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद में रखता है वो विधायिका का सदस्य नहीं होता। जैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह जब मंत्री बनाता है अपना, तो मंत्री विधायिका से नहीं लेता है, वह मंत्री विधायिका के बाहर से किसी व्यक्ति को लेता है और उसे अपने मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनाता है। इसीलिए अमेरिका में या अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में संवैधानिक प्रधान और सरकार का वास्तविक प्रधान दोनों एक ही होता है, एक ही व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। और यह राष्ट्रपति की स्थिति सर्वश्रेष्ठ होती है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक प्रधान और सरकार का वास्तविक प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति में होता है, राष्ट्रपति में, इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ होता है। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी इसीलिए इसे कहा जाता है, जिसमें कि राष्ट्रपति जनता द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और वह अपने सभी कार्यों के लिए इसी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और दोस्तों, वह राष्ट्रपति जो होता है अपने चहेतों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है और यह मंत्रिमंडल विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। यह मंत्रिमंडल विधायिका का कोई भी सदस्य इस मंत्रिमंडल में नहीं होता है और वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जो मंत्रिमंडल होता है वह इसी राष्ट्रपति महोदय के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि संसद के निम्न सदन के प्रति। तो दोस्तों, इस तरह इस प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। वेरी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि शासन प्रणाली में राष्ट्रपति या कार्यपालिका का कार्यकाल जो होता है वह निश्चित होता है। तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में या अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो कार्यकाल होता है वह निश्चित होता है। समय पूर्व उसे सिर्फ महाभियोग से हटाया जा सकता है। समय पूर्व उसे मतलब राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 4 साल होता है और 4 साल के पहले उसे हटाना लोहे के चने चबाने जैसा है। हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, महाभियोग लगाना। दोस्तों, अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली में सबसे ज़्यादा संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। सरकार जो होती है संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं पाया जाता। संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। दुनिया में मात्र 2 देश ऐसे हैं जहां संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण है, मतलब कि अध्यक्षीय और संसदीय दोनों शासन प्रणाली पाई जाती है। वो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड 2 ऐसे देश हैं जहां संसदीय और अध्यक्षीय दोनों मिला जुला रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज बहुत शानदार ढंग से हम लोगों ने पढ़ा संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। उम्मीद करता हूं आपको